वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल पर जो अभी सबसे पहले भी नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर करें। यह दैनिक जागरण का जो सेगमेंट चल रहा है, जो न्यूज एनालिसिस राष्ट्रीय संस्करण का, ये कंप्लीट आप लोगों के लिए पैकेज है, जिसमें पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिस पर विस्तृत प्रश्न, मॉडल प्रश्न भी आप लोग को दिए जाते हैं। मॉडल प्रश्न मेंस प्लस पीटी के भी, जिसका अभ्यास आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर सारे लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, जहां भी आप लोगों को जैसी सुविधा रहेगी वहां आप लोग जुड़ सकते हैं। और युक्ति के द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ में पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आज के 10 तारीख जो आज है, न्यूज़ एनालिसिस का करते हैं। तो टोक्यो से सारे जो हीरो हमारे हैं देश के, वो लौट गए हैं। उसके संबंध में कुछ बातें दी गई है, तो जिज्ञासावश आप लोग इसे पढ़िए। तो सब्जेक्ट पर आते हैं, टॉपिक पर, जो मेंस ओरिएंट पीटी ओरिएंट बातें होंगी। तो सबसे पहला न्यूज़ है इसमें, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसका समापन कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। इसके संबंध में बहुत सी बातें आपको यहाँ पर मिलेगी, उसके संबंध में आप लोग देख लीजिएगा। साथ में एक डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल में डिपॉजिट जो बीमा है बैंक में, उसकी जो सीमा राशि है उसको बढ़ा दिया गया, 5 लाख तक कर दिया गया है। तो इसके संबंध में कुछ बातें हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें की पॉइंट क्या है, उसे देखते हैं। तो की पॉइंट के तौर पर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो की पॉइंट में पूर्व व्यापी कराधान या रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट टैक्सेशन इसको बोला जाता है। इसके संबंध में कुछ बातें दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। यह किसी भी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं, सेवाओं पर कर लगाने को लेकर एक नियम पारित करने के लिए अनुमति देता है। यह किसी भी कानून के पारित होने के तारीख के पूर्व अवधि से कंपनी को वसूल करता है। अर्थात अगर आज ये कानून 10 अगस्त को अगर आता है, तो इसके पूर्व मान लीजिए 2005 से या 2010 का नियम से लागू करना चाहता है कोई सरकार, तो इसके संबंध में वो लागू कर सकता है पूर्व किसी भी तारीख से। वे देश होते हैं जो अपनी कराधान नीतियों में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। कोई विसंगति रह जाती है जिसे कराधान नहीं वसूला जा सकता है, तो उसके संबंध में यह नीति अपनाई जाती है। जिन्होंने अतीत में कंपनियों के इस तरह के खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी गई थी, किसी वर्ष अनुमति दी गई थी। तो नेक्स्ट है इसमें, पूर्व व्यापी कराधान उन कंपनियों के लिए आहत करता है जिन्होंने जानबूझ के अनजाने में कर नियमों को अलग अलग व्याख्या की है। जो कर व्यवस्था भारत में लागू है, उसकी व्याख्या वो अपने तरीके से जानबूझ के करते हैं और कोर्ट में जाके बोलते हैं कि ये मेरे द्वारा गलती से हो गया, जो अज्ञानतावश हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसके संबंध में बातें दी गई है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, भारत के अलावा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली सहित कई देशों में पूर्व व्यापी कराधान वाली कंपनियां हैं। तो इस संबंध में यह विश्वव्यापी एक समस्या है। इसके संबंध में तो विवाद क्या था, जो इसे कल के जो संसद बिल पास किया गया उसमें इसकी चर्चा रही। तो ये विवाद क्या था, कब से आया था, इसे देख लेते हैं। तो वर्ष 2006 और 2007 केयर्न्स यूके यूनाइटेड किंगडम ने एक केयर्न इंडिया होल्डिंग के शेयर हस्तांतरित किए थे। तो यूके यूनाइटेड कंपनी थी, यूनाइटेड किंगडम की, अर्थात इंग्लैंड की। आयकर अधिकारियों का मानना था क्या, इस हस्तांतरण में केयर्न यूके को पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ था, कुछ पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ था जिसका भुगतान आयकर एक्ट के तहत नहीं किया गया, जिसके संबंध में आयकर विभाग ने, आयकर अधिकारियों ने
उस कंपनी पर 24,500 करोड़ रुपया का कर लगा दिया है। तो आप लोग भाई ये किस एवज में दीजिएगा? इस हस्तांतरण के एवज में आपको शुल्क देना होगा, क्योंकि इसके स्थायी आप लोग कंपनी वही है, बस होल्डिंग चेंज कर दे रहे हैं इसके संबंध में। यह 2015 में कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। किस कंपनी से? केयर्न्स यूके कंपनी से की गई थी। अब नेक्स्ट है, वोडाफोन समूह की डच शाखा ने वर्ष 2007 में एक केमन आइलैंड्स आधारित कंपनी खरीदी, जिसमें का अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय फर्म हिचिनसन एसआर लिमिटेड की बहुमत हिस्सेदारी रखी थी। बाद में इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया कर दिया गया। यह कितनी बड़ी की डील थी? 11 बिलियन डॉलर की यह डील थी, जिसमें हस्तांतरण किया गया था, पर इसका कोई शुल्क अदा नहीं किया गया था आयकर विभाग को। तो इसके संबंध में तो ये टैक्स फिर पुनः इस कंपनी पर लगाया गया। इस मामले में वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती पेश करता है। चुनौती सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां वो केस जीत जाता है, जिससे भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सौदे पर ब्रिटिश कंपनी को 200 करोड़ का टैक्स लगाया था। तो यह जीत जाती है वोडाफोन कंपनी। सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं, आप ये इस तरह का टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो इसी के संबंध में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जब थे कि पहल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कानून बना, जिसमें वोडाफोन ग्रुप पर फिर से टैक्स चुकाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। तो इस संबंध में बातें प्रक्रिया थी सभी चीज़ें। पुनः दिसंबर 2020 में मध्यस्थता के लिए स्थायी न्यायालय, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो पीसीए जिसे कहा जाता है, के ने अपने एक पैनल में फैसले में कहा, पैनल के फैसले में कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में दिग्गज कंपनी केयर्न्स पीएलसी लिमिटेड जो है पूर्वव्यापी कर या इस कर को आरोपित करना गलत है। तो यह फैसला भारत सरकार और वोडाफोन पीएलसी जो है कि पूर्वव्यापी कर कानूनों को संशोधन संबंधी मामले, जिनमें निर्णय वोडाफोन पीएलसी के पक्ष में आया था, कि लगभग 3 महीने बाद यह फैसला पीसीए का आया था। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसके बाद वर्ष 2015 में केयर्न्स एनर्जी पीएलसी द्वारा भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। तो 2015 में पीसीए में गया था। अब पीसीए निर्णय क्या होता है, ये आप लोग को जानना जरूरी चाहिए मेंस के व्यू पॉइंट से। भारत सरकार को हर्जाना के रूप में केयर्न्स को लगभग 8,000 करोड़ का भुगतान करना होगा। अर्थात पीसीए बोलता है कि जो हर्जाना लिया गया उसके तौर पर जो राशि ली गई थी, जो दबाव दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में उसे 8,000 करोड़ का इस कंपनी को भुगतान करना होगा। केयर्न्स टैक्स मुद्दा सिर्फ टैक्स से संबंधित नहीं था, बल्कि यह निवेश से जुड़ा हुआ विवाद भी था। इसलिए यह मुद्दा न्याय सीमा के अंतर्गत आता है, अर्थात पीसीए के तहत आता है। भारत सरकार द्वारा की गई पूर्वव्यापी मांग उचित न्यायसंगत उपचार गारंटी का उल्लंघन है, इस पीसीए अपने निर्णय में बोलता है। नेक्स्ट है, केंद्र ब्रिटेन भारत द्विपक्षीय निवेश संधि जो हुआ है भारत ब्रिटेन के बीच के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन कंपनियों द्वारा देश के भीतर अपने व्यापार पुनर्गठन के लिए कर भुगतान की मांग हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने में विफल रहा, इसके संबंध में बात बोलता है। अब मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय क्या होता है, पीसीए क्या होता है, इसको आप लोग जरूर जानिए। ये बार बार आपको पीसीए इसका चर्चा मिलेगा, बार बार कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इशू में आता है तो ये संगठन आपको देखने को मिलेगा। तो पीसीए की स्थापना कब की गई? 1899 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? नीदरलैंड हेग्स में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक अंतर सरकारी संगठन है। ये राज्यों के बीच मध्यस्थता विवादों का समाधान हेतु समर्पित है। यह 2 राज्यों यानी 2 देश का बात कर रहे हैं यहाँ। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो देश को राज्य बोला जाता है। इसके पास एक वित्तीय सहायता कोष भी है, जो विकासशील देशों में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा विवाद का निपटारा शामिल लागत पूरे देश में करने में मदद करता है। अगर किसी विकासशील राष्ट्र में अगर वित्त का अभाव है इस केस को लड़ने में, तो वो इसकी भी सहायता करता है इस संदर्भ में। अब नेक्स्ट है कराधान कानून संशोधन जो विधेयक 2021 है, द टैक्सेशन लॉ ऑफ अमेंडमेंट बिल 2021 जो कल पास हुआ,
उसके संबंध में रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स था पूर्व व्यापी कराधान उसे समाप्त कर दिया गया। ये बताया भी गया है माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा। यह क्यों जरूरी था? यह जरूरी इसलिए था कि निवेश के अनुकूल कारोबारी माहौल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, क्योंकि विदेशी निवेश के लिए विदेशी कंपनियां भारत में तभी निवेश करेगी जब उसके अनुसार सारे नियम कानून भारतीय संदर्भ में दिए जाएंगे, अर्थात उसे खुला व्यापार करने का छूट दिया जाएगा, खुला अवसर दिया जाएगा तथा निवेश के लिए विभिन्न अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संदर्भ में ये बात देखी जाती है। भारत के सीमा पार लेन देन संबंधित विवादों को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने से रोकने तथा साथ साथ लागत और समय को बचाने हेतु यह सार्थक होगा। समझ सकते हैं कब से मुद्दा चल रहा है, 7 से मुद्दा चल रहा है, 2021 आ गया। आर्बिट्रेशन में लोग 12 से 15 तक गया है, अब 15 से लेकर 21 हो गया। कितना समय लगता है, उसके बीच विवाद फंसा रहता है, उचित समाधान नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा कदम है। विदेशी निवेश के नवीन अवसर देखने को मिलेंगे। जब ये इस तरह का टैक्स समाप्त हो जाएगा तो हस्तांतरण होता है शेयरों का, कंपनी शेयर एक दूसरे टाइप करती है, तो उसमें एक नवीन अवसर देखने को मिलेगा। तो चलिए मेंस मॉडल प्रश्न क्या है? बदलते आर्थिक मांगों के अनुसार कई कराधान नियम संशोधन करने की आवश्यकता है। कई कराधान नियमों में, जिसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी शामिल है। क्या आप इस तथ्य को उचित मानते हैं? निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या भारतीय कराधान नियम है उसमें सुधार की आवश्यकता? तो वो कौन कौन से नियम है, कौन कौन से क्षेत्र है, उस पर चर्चा करने की बात की जा रही है। ये आप लोग जो भी मॉडल प्रश्न है इसका आंसर आप लोग लिख के टेलीग्राम चैनल बना हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से युक्ति IAS का, आप लोग वहाँ ऐड होइए, वहाँ पर अपना आंसर भेजिए, वहाँ पर चेक किया जाएगा और आपको इसका आंसर फॉर्मेट भेजा जाएगा। अब PT ओरिएंट बातें क्या है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स किस कंपनी का विवाद से जुड़ा है, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स को पहली बार कब लागू किया गया था, इससे संबंधित प्रश्न PT ओरिएंट है। नेक्स्ट है इसी टॉपिक में बिल के संबंधित जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम DICGC विधेयक 2021। यह क्या है, इसके संबंध में देखते हैं। यह वर्ष 1978 में जमा बीमा नियम डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन DIC और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CGCI के विलय के बाद अस्तित्व में आया। तो देख रहे दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1978 में। यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। तो बैंक में जो खाता धारक है उनके पैसे के जो भी जमा राशि होती है उसका बीमा इनके द्वारा किया जाता है। तो इसके संबंध में बातें दी गई है। जमा बीमा क्या होता है इसे देख लीजिए, क्योंकि यह टर्म आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई बैंक वित्तीय रूप में विफल हो जाता है तो उसके पास जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते। तो जब वो बैंक विफल हो गया या करप्ट हो गया, उसके पास पूंजी का अभाव हो गया, तो वो ऑटोमेटिक उसके जमाकर्ता जो होंगे उसके पैसा देने के लिए वो सक्षम नहीं होगा। तो इस स्थिति में परिसमापन अर्थात उसका निपटारण के लिए किया जाना पड़ता है। तो यह बीमा बैंक जमा होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। तो एक निश्चित राशि आपको रखनी होती है। इस संबंध में यह जमा बीमा है। क्रेडिट गारंटी यह वह गारंटी है जो प्रायः लेनदार को उस स्थिति के एक विशिष्ट उपाय प्रदान करती है जब देनदार द्वारा कर्ज वापसी नहीं की जाती। अर्थात देनदार एक बैंक का खाता धारक होता है और देनदार आपको बैंक होता है। अगर बैंक करप्ट हो जाता है तो इस जो खाता धारक है उसके जो पैसे हैं उसके एवज में गारंटी, क्रेडिट गारंटी इसके संदर्भ में वो दिया जाता है। विधेयक जो पास किया गया कल, विधेयक बैंकिंग प्रणाली जमा करते 98.3% और जमा मूल्य का 50.9% हिस्से को कवर करेगा। अर्थात इसमें जितना जमा करता है उसका 98% लोग इसके दायरे में आए जाएंगे, उनके पैसे सुरक्षित हो जाएंगे और जो जमा मूल्य है कुल उसका 50.9% इसके कवर में आ जाएगा, जो वैश्विक स्तर पर क्रमशः 80% और 20 से 30% से अधिक है। अर्थात इस संदर्भ में क्रमशः जमाकर्ता का 80% और जमा
मूल्य का 20 से 30% है। जो वैश्विक स्तर का जो है, विश्व में कितनी गारंटी है 80% का, पर भारत में अब 98% जमा खाता का सुरक्षा हो गया। और विश्व में जमा मूल्य का कितना प्रतिशत है 20 से 30%, तो भारत में कितना हो जाएगा 50.3%। देखिए भारत कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया इस संदर्भ में। पैसे अब सबके सुरक्षित होंगे बैंक खाता के तहत। इसके तहत सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी आते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंक शामिल है, सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। तो ये सब पीटी ओरिएंट बहुत सी बातें हैं जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेंस में इसलिए आप लोग को ये डाटा इनपुट करना होगा ताकि और भी बेहतर तरीके से आंसर बन सके। इसके संबंध में नोट है कुछ, क्या है नोट उसे देख लेते हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा 2011 पर दामोदरन समिति ने के इस बीमा में 50 लाख रुपए की आय के बढ़ते स्तर को व्यक्तिगत बैंक जमाओं के बढ़ते आकार के जांच की 5 गुना वृद्धि की सिफारिश की थी। तो ये कौन सिफारिश किया है? दामोदरन समिति। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पीटी ओरिएंट है और इससे डायरेक्ट आपको मेंस में प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। दामोदरन समिति की अनुशंसा के आधार पर स्टेट के जो बीमा सुरक्षा है उसके संदर्भ में अपनी स्पष्टता इस संबंध में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंस ओरिएंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वो क्या है उसे देखते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा जो आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। हाँ जो समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए निपटने के लिए बढ़ाए गए सहयोग के संदर्भ में जो कल मीटिंग हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यह पहली बार ऐसी है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्षता किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसमें बहुत सी बातें आपको दी गई हैं, आप इसे रीड कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस संबंध में, समुद्री सुरक्षा के संबंध में 5 सिद्धांत दिए हैं। इसे को तो आप लोग को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जो भी आगामी एग्जाम होंगे, वो पीसीएस स्तर के कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, इसमें ये टर्म पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हो क्या है। और ये पीटी और मेंस दोनों फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है। और प्लस इंटरव्यू में जो हाल इंटरव्यू जिनका हो रहा है, जिनका होगा, उसमें तो ये 5 सिद्धांत आपको डेफिनेट पूछेगा, क्योंकि पहली बार भारत इसमें शामिल हुआ तो ये लैंडमार्क बनता है। तो इससे कुछ जो गतिविधियाँ होंगी उसे वो प्रश्न बनता है इससे। 5 सिद्धांत क्या है उसे देखते हैं। क्या बोला गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा? वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना पहला सिद्धांत दिए हैं। विवादों के निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो। जैसे चीन अपना मनमानी करता है, चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। प्राकृतिक आपदाओं में आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों के मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे। समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए। और लास्ट है समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए। तो इस संदर्भ में 5 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब की पॉइंट देखते हैं क्या इसमें है, क्यों जरूरी है समुद्री सुरक्षा। तो इसके संबंध में बातें देखते हैं। पहला है अवैध गतिविधि के संबंध में। तो समुद्र में अवैध गतिविधियों के लिए 2 समुद्री क्षेत्र सबसे ज़्यादा बदनाम है। तो वो कौन क्षेत्र? पहला क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका, दूसरा है पश्चिमी अफ्रीकी में गिनी का खाड़ी तक। अफ्रीका में गिनी का जो खाड़ी क्षेत्र है वहाँ तक। समुद्री रास्तों में हथियार, नशीले पदार्थों, मानव तस्करी संगठित अपराध के रूप में बड़ी सामुद्रिक चुनौती है। इसलिए ये जरूरी है समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा, समुद्री जहाज़ों का आवागमन, वो मालवाहक रहे या नागरिक वाहक रहे जहाज़, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। समुद्री डकैती मूल रूप से अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पर असर डालती है, जहां पर जहाज़ों से हमला करके घटनाएं कैरिबियाई, समुद्री और लैटिन अमेरिका में हालांकि कम होती जाती है, पर यह घटना देखी गई है बहुत बार।
1990 के दशक के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में भी समुद्री जहाज़ों के हमले के हिंसक देखने को मिलते थे बार बार। अभी भी छोटी-छोटी घटनाएं मिलती है। हाल के कुछ घटनाएं हैं, उसका डाटा उसे आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में यह के अनुसार यह कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान मादक द्रव्यों के तस्करी के अनवरत रूप से जारी है। अर्थात इस महामारी में भी मानव तस्करी, मानव द्रव्यों के जो मादक द्रव्य हैं उसकी तस्करी जारी है। इस संदर्भ में रिपोर्ट वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में बोला गया है। कोलोराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट भी यह कहती है कि समुद्री डकैती की वजह से दुनिया भर में देशों को प्रति वर्ष 7 से 12 अरब डॉलर का व्यय करना पड़ता है। क्यों व्यय करना पड़ता है? फिरौती मांगा जाता है इनके द्वारा, या उनके जहाज़ को रोक के नष्ट कर दिया जाता है, तो माल उनका जो नुकसान होता है उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ नोट है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे आतंकवाद, समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। कब? 26/11 के मुंबई हमला में भारतीय समुद्री पार कर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे कि समुद्री सुरक्षा किस रूप से बढ़ाया जाए। दूसरा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति भी इस संबंध में समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में नियम बनाने के संबंध में कुछ नए विकल्प देता है। दक्षिणी चीन सागर में 9 डैश लाइन अर्थात 9 डैश लाइन जो है उसके संदर्भ में भी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री सुरक्षा है उसके संदर्भ में बहुत सी बातें देखने को मिलती है। और ये क्या है? चीन अपने क्षेत्र में मानचित्र पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएं हैं। वो अपना बोलता है कि मेरे क्षेत्र में 9 डैश लाइन है, ये मेरा प्रभुत्व क्षेत्र है, जिसमें वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान द्वारा विरोध भी किया जाता है। अमेरिका इसका विरोध करता है। इस संदर्भ में बातें देखने को मिलती है। यह अपने 80% अपना अधिकार दावा करता है दक्षिणी चीन सागर पर, कि बाकी सब देश जो 200 नॉटिकल मील का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे चीन नहीं मानता है। इस संदर्भ में बातें देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय जो 9 डैश लाइन है उस पर वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। प्लस टेलीग्राम पर आपको इसका मैटर सेंड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है जो इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है या नियम बनाता है? उसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, UN कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, इसके संदर्भ में 1982 के तहत अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय PCA का गठन किया गया है। मेंस मॉडल देखते हैं। मेंस मॉडल प्रश्न क्या है इसमें देखते हैं। तो समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 सूत्र किस रूप से समुद्री सुरक्षा स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होगा, स्पष्ट कर दिए। तो ये 5 सिद्धांत जो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री सुरक्षा उसका स्थायी सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। किस रूप से होगा, इस पर चर्चा करने की बात की गई है। इसमें आपको अपना आंसर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए, वहाँ पर इसका आंसर फॉर्मेट भी आपको मिलेगा और चेक करके आपको सूचित भी किया जाएगा। पीटी मॉडल प्रश्न है पहला, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जाकर दे सकते हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि कब की गई? 9 डैश लाइन विवाद किस देश से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र परिषद 2021 की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? अब बताइए आप लोग, कंप्लीट ये पैकेज है या नहीं? पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए सभी डायग्राम, सभी आयामों को शामिल इसमें कर लिया जाता है न्यूज एनालिसिस में। बशर्ते न्यूज आपको 35 से 37 मिनट या 40 मिनट हो जाता है, पर इस 40 मिनट में आपको कंप्लीट आज के टॉपिक का जो भी आयाम है उसको कवर कर लिया, जो आगे आपको कभी भी दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, इसके चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसी आधार को फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे सफल
सफलता का जो भी पैमाना है उसे मैं प्राप्त करूंगा इसी आधार पर। तो आप लोग भी यही आधार बनाइए, सफलता का यही आधार है। किसी टॉपिक को पढ़िए तो उसे कंप्लीट पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज दिया गया है। कोड रेड अलर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कोड रेड अलर्ट, तो ये प्रश्न जो भी आगामी प्रश्न होने वाले जैसे यूपीएससी का पीटी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, तो इससे प्रश्न गारंटी है आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके संबंध में। बहुत सी बातें यहाँ पर डाटा दिया हुआ, आप लोग तो इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करिएगा, इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डाटा कवर किया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ की पॉइंट है उसे देखते हैं क्या है। तो पेरिस जो जलवायु समझौता है वो क्या है उसके संदर्भ में कानूनी स्थिति इसका यह है कि जलवायु परिवर्तन कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो पेरिस क्या है? बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है। सबसे पहला एक पीटी आपको प्रश्न मिला यहाँ से। अंगीकरण कब किया गया? दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के सम्मेलन द्वारा 196 देशों द्वारा अपनाया गया। तो कब? 2015 में, COP 2021 में और 196 देशों द्वारा। COP21 दिसंबर 2015, 196, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। लक्ष्य क्या इसका है? पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना और अधिमानतः इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। तो ये लक्ष्य है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग ये याद रखिए, प्रश्न ये बार बार पीटी में पहले पूछा है, आगे भी पूछेगा। उद्देश्य इसका क्या है? 2050 से 2100 जो के बीच जो मानव गतिविधियों को उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों और मृदा द्वारा उसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जाए, अर्थात इसका नेचुरल मिटिगेशन किया जा सके। नेक्स्ट है कार्बन उत्सर्जन क्या है? कार्बन उत्सर्जन संयुक्त राज्य में सबसे अधिक 25% योगदान करता है, यूरोपीय संघ 22%, चीन 13% और भारत का हिस्सेदारी 3% है। तो इस संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलता है। चीन ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उच्चतम 30%, जबकि अमेरिका ने 13.5% और यूरोपीय संघ ने 8.7% का योगदान देता है ग्रीन हाउस गैस में। चलिए नेक्स्ट इसमें भारत के उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति क्या है इस संदर्भ में देखते हैं। इस वर्ष शुरुआत में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वास्तव में वैश्विक औसत का 60% से कम है और वर्ष 2019 में देश के उत्सर्जन में 1.4% की वृद्धि हुई है या बढ़ा है, जो पिछले एक दशक में 3.3% की औसत से बहुत कम है। तो कुछ डाटा दिया गया है, कहीं बढ़ा है, वैश्विक योगदान बताया गया है, कितना बढ़ा है, कितनी प्रतिशत का वृद्धि हुआ, लेकिन प्रतिवर्ष जो वृद्धि होता है उससे बहुत कम है। जो प्रतिवर्ष 3.3 का वृद्धि है उससे बहुत कम है। भारत क्या कर रहा है इस संबंध में, क्या उसका नीति है, तो उसे देखते हैं। भारत स्टेज 6 मानदंड को अपनाया है गाड़ी वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए। सरकार द्वारा इसे उत्सर्जन नियंत्रण मानक तय किया गया। यूरोपियन कंट्री का यह मानक है। गाड़ी है डीजल और पेट्रोल गाड़ी है उसके लिए इंजन 6 आपको लगाना है, भारत स्टेज 6 लगाना है। राष्ट्रीय सौर मिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें भारत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों प्रमुख पहल है, जिसके उद्देश्य से ऊर्जा सुरक्षा संबंधित कार्य किए जाएंगे। स्थायी विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 लागू की गई है, जिसमें पवन और संसाधनों, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि कुशल उपयोग आदि संबंध में कार्य किए जा रहे हैं। नोट इसके संबंध में सभी पहलों के बाद भारत को CO2 उत्सर्जन में 164 मिलियन किलो कटौती करने में मदद की है। जो हालिया काम किए जा रहे भारत सरकार द्वारा, उसमें 164 मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। मेंस मॉडल प्रश्न क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको लिख के सेंड कीजिए। इसलिए सबसे पहले तो टेलीग्राम दैनिक जागरण
का टेलीग्राम युक्ति आईएएस का बना हुआ, वहाँ पर ऐड होइए, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए डेली। अगर 1 से 2 प्रश्न प्रैक्टिस करते तो आपको 365 दिन में आपको 365 से या इसका डबल कर लीजिए, आपको प्रश्न राइटिंग का अभ्यास हो जाएगा। साथ में पीटी और जो प्रश्न है 3 से औसतन 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका भी अभ्यास टॉपिक से संदर्भ, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सब्र के साथ तैयारी कीजिए और विश्वास के साथ। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी हाल का रिपोर्ट कोड रेड अलर्ट पेरिस जलवायु समझौता की स्थिति को स्पष्ट करता है। तो कोड रेड अलर्ट जो जारी किया गया है यूएन के द्वारा, उसके संबंध में पेरिस जलवायु का जो समझौता का लक्ष्य था उससे पर्दाफाश करता है। इस संबंध में सरकार के दिशा निर्देश की जो मंशा उसको स्पष्ट करता है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या स्थिति है उसके संदर्भ में अपना राय बताना है। साथ ही पक्षकारों के द्वारा इस संबंध में कौन कौन से व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। कागजी और सभाओं में बातें तो बोली जाती, इतना लक्ष्य हो रहा है, लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, वास्तविक रूप से क्या यह लक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसके समय व्यवहारिक कदम क्या होने चाहिए। तो इस संदर्भ में अपना चीज़ें स्पष्ट करने को बात की जा रही है। यहाँ तो यहाँ मॉडल आंसर आप भेजिए। पीटी ओरियन बात क्या है। पीटी ओरियन पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष लागू किया गया, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष लागू किया गया, पेरिस जलवायु समझौता का लक्ष्य निर्धारित किया है इस संदर्भ में। तो ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, आगे न्यूज़ और भी है, बहुत से न्यूज़ आज है। 5 टॉपिक तो कवर किया गया है, पर कुछ बातें खुद से भी देखने को, वहाँ पर मैं बस आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए दक्षिणी चीन सागर विवाद को क्या है, तो 9 डैश लाइन के संबंध में वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाइए वहाँ देखिए, मैटर भी दिया हुआ है। इस संबंध में चर्चा की गई है कल के ही बैठक में। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका और चीन की भिड़ंत जो हुई थी उसके संदर्भ में बातें की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको न्यूज़ मिलेगा यहाँ पर जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी है, जिसके संबंध में बातें दी गई, न्यूज़ दी गई है। आप लोग देखिए, पढ़िएगा इसको। की पॉइंट इसका देखते हैं क्या है। कोलिजियम प्रणाली क्या है। जब भी जजों की नियुक्ति की बात होगी तो कोलिजियम प्रणाली की चर्चा होगी। तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो कोलिजियम प्रणाली न्यायालय के द्वारा दिया गया विभिन्न निर्णयों के बाद एक स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कोलिजियम प्रणाली है उसका विकास कब हुआ है। यह प्रथम न्यायाधीश मामला फर्स्ट जज केस 1981, यह 3 जजों का केस कहा जाता है, उसी के संदर्भ में कोलिजियम प्रणाली विकसित हुई है। तो फर्स्ट जज बेंच जो बैठा था 1981 में, जिसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 का मामला था। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये पीटी ओरिएंट प्लस मेंस ओरिएंट बहुत जरूरी है, जिसमें प्रथम न्यायाधीश के मामले के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीश नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए। जो सरकार पूर्व में नियुक्ति करती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो उसमें किसका मुख्य न्यायाधीश का परामर्श पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए। उसके जो भी निर्णय है, जो भी सुझाव, उसे मानने को बाध्यकारी बताया गया था या मानना जरूरी है। इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों के तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का सुझाव प्रधानता और ठोस कारणों से अस्वीकार किया जाए। क्या बोला गया आपको, ये 3 टर्म आपको याद रखना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में तबादलों में जो CIJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके सुझाव को प्रधानता के साथ और ठोस आधार पर ही इस निर्णय को अस्वीकार करने का बात कही गई कि राष्ट्रपति के जो पैनल बैठेंगे, राष्ट्रपति जो नियुक्ति की जाएगी सरकार के द्वारा, तो उसमें आपको ठोस प्रमाण के ही अस्वीकार करना होगा। एक सेकेंड, नेट मेरा ऑन है अभी। हाँ चलिए, नेक्स्ट है, इस निर्णय के अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्ति न्यायपालिका कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित हो गई। तो फर्स्ट जो बेंच बैठा था, जज बेंच, उसमें न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित हुई। दूसरा न्यायाधीश मामला था सेकेंड जज केस 1993। इसमें क्या बातें की गई थी उसे देखिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। अर्थात पहले CJI जो केवल निर्णय उसमें मानने के लिए ठोस और आधार बोलना था, बताया गया था, तो उसके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को इनमें शामिल किया गया इस पैनल में, एक CJI प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब कुल बेंच का कितना हो गया? 3 लोगों की राय जरूरी है। तीसरा बेंच न्यायाधीश जो था, तीसरा न्यायाधीश मामला थर्ड जज केस 1998, इसमें आपको वर्ष 1998 पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय का एक कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे, अर्थात CJI प्लस 4, अर्थात अब 5 सदस्यीय यह कॉलेजियम व्यवस्था हो गया है, जो जजों की नियुक्ति में अपनी अहम भूमिका अदा करता है, पैनल तैयार करता है और राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो कॉलेजियम व्यवस्था यही है। अब सर्वोच्च न्यायालय, नोट यहाँ याद रखिएगा आप लोग, जो PT मेंस सभी जगह इंटरव्यू आपको काम देगा, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में ये प्रश्न कॉलेजियम से प्रश्न पूछा गया था वरिष्ठता के संबंध में, तो ये इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेजियम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दी गई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। ये कॉलेजियम व्यवस्था में अब हो गया है, कुल 5 सदस्यीय हो गए हैं। राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया था, उसे बदलने का प्रयास को वर्ष 2015 में अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया। क्या बोलकर? कि यह न्यायालय के स्वतंत्रता पर प्रश्न होता है। तो NJAC क्या था, जिसमें न्यायालय के न्यायाधीशों की जो 5 लोग हैं वो प्लस सरकार के कुछ मनोनीत सदस्य थे, उनके द्वारा जजों की नियुक्ति की जाएगी। ये सरकारी जो विधेयक पास किया गया था उसके संदर्भ में, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके संदर्भ में अब क्या है, अनुच्छेद 124(2), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा करता है, और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। तो मॉडल प्रश्न क्या है? न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से न्याय व्यवस्था में बाधा डालता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? स्पष्ट करें। रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जो न्यायाधीश रिक्तियाँ हैं वो बाधा डालती है न्याय व्यवस्था में। तो इसके संदर्भ में आपको डिस्कशन करना है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर मॉडल भेजिए, उसके लिए टेलीग्राम पर ऐड होइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं PT ओरिएंट। कॉलेजियम व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? इस व्यवस्था के तहत न्यायाधीश नियुक्ति कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये आपको जजों की नियुक्ति संबंधी बातें हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपको आगे मिलेगा। और नीचे आइए, पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रोन से गिराया RDX टिफिन बम और 5 ग्रेनेड मिले। तो ड्रोन हमला अब पाकिस्तान के द्वारा बार बार किया जा रहा है पिछले कुछ महीनों में, तो ड्रोन का मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ न्यूज़ दिया हुआ है, वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, पर की पॉइंट बहुत उपयोगी है। क्या होते हैं ड्रोन, वो देख लेते हैं। यह मानव रहित विमानों का ड्रोन होता है। इसे ड्रोन कहा जाए, रिमोट द्वारा संचालित होने वाला विमान है। सामान्य तौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाए ड्रोन का रेंज फिलहाल 100 किलोमीटर है। अभी 100 किलोमीटर तक के रेंज वाले ऊंचाई, भूमि तल से 100 किलोमीटर के ऊंचाई वाले ड्रोन अभी तक विकसित किए जा चुके हैं। भारत में ड्रोन नीति क्या है? DGCA द्वारा जारी नियमावली ड्रोन के नए नियमों की घोषणा करता है। नियमावली जो 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में लागू है। तो कब से? 1 दिसंबर 2018 से लागू है। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ड्रोन की 5 श्रेणियाँ बांटी गई हैं, जिसमें बताया गया नैनो 250 ग्राम की श्रेणी में आएगा, माइक्रो 250 से 2 kg, स्मॉल 2 से 25 kg, मीडियम 25 से 150 kg और लार्ज 150 kg से अधिक का जो वजन का ड्रोन होगा, इस 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, एयर स्पेस की 3 जोन होंगे। इसके साथ रेड जोन होगा, येलो जोन, ग्रीन जोन और
नो रोड जोन एक अलग स्पेस बनाया जाता है। तो ये 3 आपको जोन मिलेंगे। तो वो क्या है, रेड जोन में कोई भी अनुमति नहीं होगी। येलो जोन में नियंत्रित हवाई क्षेत्र उड़ान के पहले अनुमति लेना होगा। तो पहले जो नियंत्रण क्षेत्र उड़ान से पहले अनुमति लेना है। ग्रीन जोन में आप अनियंत्रित हवाई क्षेत्र है, स्वचालित अनुमति मिलती है। जैसे आपको छोटे छोटे आपको फोटोग्राफी सेशन चलाते हैं या तो वीडियो बनाते हैं, उसके संदर्भ में ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। पर उसके लिए नियम है। सजा क्या इसके संदर्भ में, सजा इसके संदर्भ में है विमान अधिनियम 1934 या विमान नियम या किसी भी सांविधिक प्रावधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाती है। आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत दंड या जुर्माना का प्रावधान है। और नेक्स्ट इसमें कुछ बातें, शादियों और पार्टियों में भी 60 मीटर से ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 60 मीटर से अधिक ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। अगर ये किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट है 250 किलोग्राम को वजन उड़ाने के लिए दिया गया है। जैसे रिहायशी इलाकों में नहीं उड़ा सकते, एयरपोर्ट हेलीपोर्ट 5 किलोमीटर के आसपास के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। तो ये कौन सा है, माइक्रो सबसे छोटा जो स्तर का ड्रोन होगा उसके लिए है। सेंसिटिव जोन या हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके जैसे राज्यपाल भवन, मुख्यमंत्री भवन, प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन या ये सब जो प्रशासनिक तंत्र के होते हैं, या डीएम आवास इस अर्थात डीएम ऑफिस जो होता है उस के संदर्भ में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। जो हाई प्रोफाइल सेंसिटिव जोन के क्षेत्र निर्धारित है उसमें आप नहीं उड़ा सकते हैं। फिर सरकारी ऑफिस, मिलिट्री, स्पोर्ट, हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई तटरेखा, सचिवालय परिसर पास ड्रोन उड़ाना वर्जित है। देख लीजिए सब जगह वर्जित है। ड्रोन उड़ाने का कम से कम 18 साल उससे ऊपर होना चाहिए। 18 या उससे ऊपर वाले उम्र वाले ही लोग ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। छोटका नहीं उड़ाइएगा, छोटे लोग हैं। एक से अधिक अनमैन्ड ऑटोमेटिक व्हीकल ड्रोन एक बार में नहीं उड़ा सकते, अर्थात जो छोटे स्तर के हैं आप एक साथ सीरीज में करके नहीं उड़ा सकते हैं, केवल एक व्यक्ति एक ही उड़ा सकता है। किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 50 किलोमीटर अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इंटरनेशनल बॉर्डर है अर्थात भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, तो आप इसके 50 किलोमीटर दायरे में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। पर पाकिस्तान द्वारा ये सब चीज़ें किया जा रहा है। समुद्र से 500 मीटर दूर ही ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। जो समुद्र में है 500 मीटर, समुद्र की जो सीमा है उससे 500 मीटर तक ही आपको ड्रोन उड़ाया जा सकता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। विजय चौक दिल्ली 5 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकते। अब विजय चौक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम लिया गया है। विजय चौक में जो दिल्ली में है वो 5 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। विजय चौक में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आप लोग बताइए क्यों है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्यों ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, पब्लिक स्पॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। ड्रोन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। सैन्य इस्तेमाल में राहत और बचाव अभियान गतिविधियों की निगरानी, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवाती जैसी प्राकृतिक आपदाओं में, जिसमें पहला मामला आप लोग इस तरह देख सकते हैं, जिसमें अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में ड्रोन का उपयोग किया गया था। कृषि उपयोग में किया जा रहा है, बहुत सा उपयोग किया जा रहा है कृषि उपयोग में, उसे आप लोग आंसर राइटिंग में शामिल कीजिएगा। हिंसा के दौरान निगरानी में ड्रोन करने में इस्तेमाल यूपी हैदराबाद सरकार ने किया था, तो इस संदर्भ में बातें देखने को मिलती है। ड्रोन सर्विलांस के लिए जारी असामाजिक तत्वों को नज़र करने के लिए तेलंगाना और यूपी सरकार ने इसे किया था। फिर नेक्स्ट है ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी भी की जाती है, कहाँ की जाती है, दिल्ली में की जाती है, तो ड्रोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है असामाजिक तत्वों पर नज़र, तेलंगाना, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, रिपीट हो गया है, तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद सरकार के द्वारा किया जाता है। सामाजिक तत्वों के द्वारा जो किया जाता है उस पर नज़र रखने के लिए। रेल क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेल ने भी उपयोग किया है ड्रोन का। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और ट्रैक मेंटेनेंस की निगरानी के लिए, चेकिंग के लिए। ये जबलपुर मुख्यालय सबसे पहले ड्रोन उपयोग का कैमरे का उपयोग किया था, तो ये आपको पीटी ओरिएंट बातें देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल फोटोग्राफी और हवाई मैपिंग जो होता है उसके संदर्भ में ड्रोन का उपयोग किया जाता है। और सामानों की होम डिलीवरी के संदर्भ में भी उपयोग किया जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गूगल, अमेजन ड्रोन माध्यम से सामानों की डिलीवरी करने के लिए तैयारी, इसके लिए
पिटीशन दायर किया गया है डीजीसी को। अब देखिए अनुशंसा अगर मिल जाती है तो ये लोग अपना होम डिलीवरी सुविधा भी शुरू कर देंगे। डॉक्यूमेंट्री को आसानी बनाता है, डॉक्यूमेंट्री उपयोग भी कराया जाता है, बनाया जाता है। अब इसके संदर्भ में रुस्तम आप लोग याद रखिएगा, रुस्तम क्या है? रुस्तम 2 स्वदेश निर्मित रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया गया। इसके प्रथम संस्करण रुस्तम 1 का सफल परीक्षण 2009 में किया गया था। भारतीय सेना के आग्रह पर इसका विकास डीआरडीओ की अनुषंगी इकाई जो है विमान विकास प्राधिकरण ADE और ने किया है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरो लिमिटेड शामिल है उनके द्वारा। मेंस मॉडल प्रश्न है यहाँ पर आपको, भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन का बढ़ता हमला भारत के ड्रोन नीति में सशक्त विनियमन की बात करने की आवश्यकता को बल देता है। क्या इस संबंध में युक्तियुक्त प्रक्रिया क्या होनी चाहिए या हो सकती है, इस पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मॉडल आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, वहाँ देखिए। चलिए नेक्स्ट है पीटी मॉडल प्रश्न क्या है? भारत में ड्रोन नियमावली कब लागू की गई? ड्रोन नियमावली की संस्था द्वारा जारी की है। तो भारत में कितने प्रकार के ड्रोन श्रेणियाँ लाइसेंस प्राप्त होती है? तो ये पीटी ओरिएंट बातें हैं। न्यूज एनालिसिस का जो की पॉइंट था टॉपिक का वो समाप्त हो गया, आज इतना ही। पर उसके लिए कुछ न्यूज़ है, उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपको न्यूज़ में दिखा देता हूँ। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। कल मैंने इसके संबंध में चर्चा कर दिया था, नहीं ये सॉरी ये हाँ इस पर मैंने कल चर्चा कर दिया था। PM किसान सम्मान निधि योजना जो था उसे कल के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। पर उसके साथ ही ऑयल पाम मिशन शुरुआत किया गया है, इसके संदर्भ में बातें दी गई है। इसकी कल इसके संदर्भ में बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसके संदर्भ में बहुत सा न्यूज़ दिया हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको नीचे एक एनालिसिस ज़रूर पढ़ना चाहिए, कब होगा कश्मीरी पंडितों की वापसी। ये बहुत ही विवाद का मुद्दा 1990 से रहा है, इसके संदर्भ में चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत सा विवाद उत्पन्न हो रहा है इस संदर्भ में। नेक्स्ट है आपको एक न्यूज़ नीचे भी मिलेगा देखने को, आप देखिए तालिबान का मामला देखने को इस पर नज़र आप लोग बनाए रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर आप लोग एक देखिए, परमाणु हमले का वर्षी मनाया गया कल 9 नागासाकी दिवस। इस पर वीडियो कल मैंने अपलोड किया भी है, उसे आप लोग देखिए। उसके संदर्भ में सारी बातें दी गई है, हिबासु क्या होता है, काली बारिश क्या होती है। नेक्स्ट है नागासाकी हिरोशिमा दिवस क्या है, NTPT CTPT क्या है, ये सब आपको यहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ पर आप देखिए, कल वीडियो अपलोड कर दिया गया इस संदर्भ में। चलिए आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा आप लोग न्यूज़ एनालिसिस के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।